हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ फन एजुकेशन। मैं आपका दोस्त आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम क्लास 6 की एनसीईआरटी एसएसटी में चैप्टर 10 अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य, इस चैप्टर के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है, क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। जो प्रशस्तियाँ होती थीं राजा महाराजाओं की, वो प्रशस्तियाँ क्या बताती थीं। तो पहला है इसमें, ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में हमें जो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है, ठीक है, उस पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है कि इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। ठीक है, यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे क्या कहते थे, प्रशस्ति कहते थे। ठीक है, यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन बहुत पहले से था, यानी पहले भी था। ठीक है, अब पिछले चैप्टर में देखा गया था गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में भी लिखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति, ठीक है, कवि ने जो हरिसेन थे, इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान और तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया है। ठीक है, और लंबे लंबे वाक्य भी रहते हैं इसमें। भाई जो राजा है उसकी कवि जो होते हैं, दरबारी कवि, उसकी प्रशंसा लिखते हैं। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट पे। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध के मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए इनके जो उस टाइम के सिक्के थे। ठीक है, सबसे पहला ये सिक्का है, दूसरा ये सिक्का है। इस पर समुद्रगुप्त के सिक्के पर वीणा बजाने वाले राजा को दर्शाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर भी दिखाया गया है, जैसे इन सिक्के में उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, ऊपर देखा जाए, जो हरिसेन कवि थे उन्होंने 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन भी करते हैं। ठीक है, अब मानचित्र में हमारे पास कुछ क्षेत्र हैं। देखिए, जो हरे रंग का क्षेत्र है आर्यावर्त के उन 9 राज शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हरा कर उनके राज्य को साम्राज्य में मिला लिया था। कौन सा कलर रहेगा, हरे कलर का। ठीक है, तो आइए हरा कलर अभी देखते हैं। इसके बाद दक्षिणापथ के बाहर 12 शासक आते हैं। ठीक है, फिर इसमें है, इन सब से ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण कर दिया। ठीक है, ये जो है दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। समुद्रगुप्त ने क्या किया कि उनको शासन करने की अनुमति भी दे दी। ठीक है, इसके पड़ोसी देश का जो आंतरिक घेरा बैगनी कलर से है रंगा है, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल व उत्तर पश्चिम के कई गढ़ या संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे। जो बैगनी कलर वाला है, ये यहाँ के एरिया के लोग इनके लिए उपहार लाते थे। ठीक है, और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बाह्य जो इलाके थे जिन्हें नीले रंग से दिखाया गया है, ये कुषाण तथा शक वंश के थे। इसमें श्रीलंका के शासक भी थे। ठीक है, इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उससे किया था। आइए देखते हैं मानचित्र में। ठीक है, ये जो है हमारा, ये इतना क्षेत्र है। ठीक है, ये ग्रीन वाला क्षेत्र है, ये बैगनी का क्षेत्र है, इधर दिखाया गया है। जो रेड वाले हैं सारे जो है गुप्त वंश द्वारा जीते गए थे। ठीक है, और ये जो ब्लैक वाले हैं ये सब नगर्स हैं, और ये जो आर्यावर्त का एरिया है, ये ग्रीन वाला, ये आर्यावर्त का एरिया है। ठीक, और ये आंतरिक जो राज्य जो है ये पर्पल कलर का है, ये वाला। ठीक है, नीला क्षेत्र तो ऊपर की ओर बाहरी राज्य जो है
ठीक है, आगे चलते हैं। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की थी। ठीक है, और विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की थी। वंशावलिया, यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता व माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवीगढ़ की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि भी धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। आगे चलते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में अगर देखा जाए तो उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शक शासक को परास्त किया था। आगे चलते हैं। हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। ठीक है, एक ऐसे राजा का हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट थे ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी थी। उसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। ठीक है, आगे चलते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेश्वर के राजा बने थे। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन स्वीकार कर लिया। ठीक है, और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, फिर मगध और संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली थी। जब उन्होंने नदी पार करना पड़ा, ठीक है, दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश जो थे पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक लिया था, आगे बढ़ने से रोक लिया था। आगे चलते हैं। उस समय पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय थे। ठीक है, इनकी प्रशस्तियां हैं। पल्लव चालुक्य ये दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंशों में से एक थे। ठीक है, पल्लवों का राज्य जो था उनकी राजधानी कांचीपुरम में था। ठीक है, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में से लेकर के कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का जो राज्य था वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्यों की जो राजधानी थी ऐहोल थी। यह एक व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे यह धार्मिक केंद्र भी बन गया। इसमें कई मंदिर भी पाए गए। ठीक है, चालुक्य और पल्लव एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण भी करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा था। इसके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है इसके बारे में। ठीक है, इसमें इनके पूर्वज खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। आगे चलते हैं। रवि कीर्ति के अनुसार इन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए थे। ठीक है, हर्ष का अर्थ है आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया था, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी, थोड़ी सी विजय थी। ठीक है, थोड़े समय के लिए ही विजय थी, क्योंकि लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए और पल्लव और चालुक्यों का अंततः राष्ट्रकूटों और चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था आइए देखते हैं। प्रशासन की प्रारंभिक इकाई होती थी गांव,
लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव भी आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। जैसे पहला है, कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद जो है वो आनुवंशिक बन गए। ठीक है, अर्थात क्या हुआ कि बेटे अपने पिता का पद पाते थे। बेटे अपने पिता का पद पाते मतलब मृतक आश्रित में। जैसे कि कवि हरिशेन जो थे वो अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशेन एक महादंड नायक होने के बाद साथ साथ एक कुमारा मात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री, एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। ठीक है, हरिशेन संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य व्यक्तियों का भी बहुत बोलबाला था। इसमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा जो है कायस्थों यानी लिपिकों के प्रधान, ऐसे लोग भी होते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक नए प्रकार की सेना। अब कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना भी रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार, पैदल सिपाही होते थे। पर साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता भी दिया करते थे। ठीक है, लेकिन इसमें जो है क्या होता था कि नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि इनको कुछ भूमि दान के रूप में दे दी जाती थी। ठीक है, दी गई भूमि के से ये क्या करते थे, कर वसूलते थे, जिससे वे सेना और घोड़ों की देखभाल भी करते थे। साथ ही वे युद्ध के लिए हथियार भी जुड़ाते थे। ठीक है, इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। ऐसे व्यक्ति जो है सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे वे सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा भी है। ब्राह्मण स्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे, ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम भी करती थी। इन इलाकों के भूस्वामी जो थे ब्राह्मण नहीं थे। ठीक है, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात भी कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। ठीक है, संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों तथा व्यापारियों का नियंत्रण था। आगे चलते हैं। अब कुछ आम लोग भी थे, जैसे कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए भी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के द्रव्य व्यवहार की बात कही गई है। आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि एक मछुआरों के क्या मिला था, एक कीमती अंगूठी मिली थी। ठीक है, यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट दी थी। बस दुर्घटनावश क्या हुआ था कि ये अभी इसके जो है शकुंतला के उंगली से ये अंगूठी निकल गई और दुर्घटनावश एक मछली उसको निगल लिया। जब मछली जो है मछुआरे ने इस मछली को पकड़ा तो जब उसको काटा तो उसके पेट से ये अंगूठी जो है निकली। तो अंगूठी लेकर के वह राजमहल पहुंचा। द्वारपाल ने उसे चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी उसकी तरह जो है उसके साथ बुरी तरह पेश आया। राजा ने उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उसको मछुआरों को क्या किया, इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों से इस इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। ये थोड़ी सी कहानी थी। ठीक है, आगे चलते हैं।
अन्यत्र में देखते हैं, मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र रहा था। दरअसल अरब व्यापारी और नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। ठीक है। अरब में रहने वाले अन्य लोगों ने बेदुइनी थे। बेदुइन जो थे वहाँ अरब में रहने वाले थे, जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। बेदुइन जो थे वो घुमक्कड़ कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे। कहाँ आश्रित होते? किस पे? ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह कर सकता है। ठीक है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है, नीचे है। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ हैं, जैसे गुप्त वंश की जो शुरुआत हुई है ये 1700 साल पहले, और हर्षवर्धन की जो शासन था वो 1400 साल पहले, यानी वही इस्लाम का जो है उद्भव भी और हर्षवर्धन का शासन भी 1400 साल पहले। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ एनसीईआरटी की एसएसटी में। तो चलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।